थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। तो मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो हमने बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस क्लिनिक में किया है, बट कुछ एक ओवरव्यू हम देंगे, सिंपल थिंग्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला होता है कि ऑलरेडी डॉक्टर डांडा सर ने और धर्मानंद सर ने सब बोला है कि एलोपैथी मतलब साइड इफ़ेक्ट, मतलब इतना इक्वेट किया जाता है कि एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट होना ही है। तो आपने जैसे अभी पहले भी सुना कि मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर इफ़ेक्ट नहीं है तो साइड इफ़ेक्ट भी शायद ना हो, अगर इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट हो भी सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी को साइड इफ़ेक्ट होना ही चाहिए। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जब भी आपके डॉक्टर कोई भी दवा लिखेगा, आपको एक बेसिक आइडिया हमेशा देता रहेगा कि ये दवा लेते समय ये जांच करना है। हो सकता है कि इसमें किडनी में नुकसान हो सकता है, या लंग्स में नुकसान हो सकता है, या अगले दिन आपको उल्टी जैसा हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है। तो हर दवा जो भी हम लिखते हैं उसके साथ हम बेसिक आइडिया आपको दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको होना ही है। जैसे आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने ही वाला है। तो आपको क्या प्रिकॉशन करना पड़ता है? गाड़ी चलाओगे तो सीट बेल्ट डालना है, हेलमेट डालना है, आपके सिग्नल्स फॉलो करने हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है। तो हर चीज़ के लिए एक कायदे से हम लोग करेंगे तो जनरली कोई नुकसान होता नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट्स को भी उसी तरह हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, सावधानी बरतने से। तो दवा के जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये दवा लेते समय ऐसा देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो हर पर्टिकुलर दवा के साथ अपना जो कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट आपके साथ बात करेंगे, वो आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देंगे और आपको फॉलो करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, चलो दवा चालू कर दिया, अच्छा लगा, हम गाँव चले गए, सर आपका दवा चालू ही रखा। वो भी नहीं है, वो भी गलत है। जैसे मैं बहुत सारे मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जैसे आप, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे फीमेल्स हैं, तो जनरली किचन उनके हाथ में होता है। तो अगर रेसिपी दिया है कि भाई उसको आधी चम्मच ही डालना है हल्दी, तो आधी चम्मच ही डालना है, आप उसमें 2 चम्मच नहीं डाल सकते। अगर आपको 2 सीटी देना है कुकर का, आप 4 सीटी नहीं दे सकते। आपको 1 सीटी भी नहीं चल सकता, 2 सीटी को 2 ही सीटी देना है, तो ही खाना अच्छा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल एग्जाम्पल्स है, जो कि जो भी दवा है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो ऐसे ही लेना है, इतना ही लेना है, हफ्ते में एक ही बार लेना है। बहुत लोग गलती से हफ्ते में रोज़ लेकर आते हैं, एवरीडे लेकर आते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। स्टेरॉइड देते हैं हम लोग थोड़े दिन के लिए, वो लोग चालू ही रखते हैं कंटिन्यू। हम गाँव गए थे, आपका दवा चालू रखा, अभी अच्छा है, अभी मुंह में सूजन आ गया, सर क्या करें? तो दवा का भी एक रूल फॉलो करना है। वो सिंपल चीज़ें हैं, हर डॉक्टर आपको लिख के भी देता है और दवा देते समय बताता भी है। तो अगर आप फॉलो करेंगे उसको, तो जनरली साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा है स्टेरॉइड्स। आर्थराइटिस ट्रीटमेंट मतलब ये लोग आपको स्टेरॉइड दे देंगे, ठीक है। उसके चलते बहुत लोग आते भी नहीं हैं। अगर एक बार आते हैं तो वापस नहीं आते, क्योंकि हम लिखते हैं, बहुत बार हड्डियों में सूजन रहता है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, व्हीलचेयर में आता है, तो हमको उनको पेन किलर स्टेरॉइड देना ही पड़ता है, क्योंकि आर्थराइटिस की दवाइयों को असर आने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल मिथोट्रेक्सेट है, फोलिट्रैक्स जो हम लोग देते हैं, उसको कम से कम 4 से 6 हफ्ता लगता है। तो अगर उस दौरान अगर पेशेंट अपना काम ना कर पाए, घर संभाल ना पाए, ऑफिस ना जा पाए, वो पेशेंट के लिए मुश्किल है। 6-6 हफ्ता घर पे बैठ के आराम तो कर नहीं सकते। तो स्टेरॉइड्स और पेन किलर्स हम शुरुआत में बहुत सारे पेशेंट्स को देते हैं, जो आपके सूजन को जल्दी कम करता है, पेन को जल्दी रिलीव करता है, ताकि आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी में जा सको और अपना बेसिक रूटीन वर्क आप कर सको। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेरॉइड ही दिया जाता है, एंड तक स्टेरॉइड ही लेता है। बहुत लोग बोलते हैं सर ये HCQ स्टेरॉइड है, फोलिट्रैक्स स्टेरॉइड है, सर हमारा फार्मेसी वाला बोल रहा है कि ये स्टेरॉइड दे दिया आपको। तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि स्टेरॉइड क्या है वो भी मालूम नहीं है, कौन सी दवा स्टेरॉइड है, कौन सी दवा स्टेरॉइड नहीं है, ये भी लोगों को मालूम नहीं है। सर वो स्टेरॉइड चालू है हमारा HCQ, बोलता है HCQ स्टेरॉइड नहीं है। तो नहीं सर, हमारा वो दुकान वाला बोलता है कि ये स्टेरॉइड दिया तुमको, ये आँख, इसमें आँख खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लोकल फार्मासिस्ट बोलते हैं, या आपके कोई नेबर्स बोलते हैं, या कोई जानकार डॉक्टर भी बोल सकता है कभी कभी, जिसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी दवाइयों के बारे में। तो ये ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड दिया जाता है, कम समय तक दिया जाता है, बंद हो जाता है, और उसके जगह पे दूसरी दवाइयाँ जो आपको मेंटेनेंस के तौर पे दिया जाएगा। स्टेरॉइड का नुकसान जब तब होता है जब अपने मन से लो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लो, या डॉक्टर की सलाह के बिना आप खाते रहो। अगर डॉक्टर, जो भी डॉक्टर स्टेरॉइड लिखता है, वो कितने दिन तक देना है उसको पहले से मालूम है, कि कब शुरू करना है, कितने डोज में करना है, और कब बंद करना है। तो उसका प्रोटोकॉल एकदम फिक्स्ड है। उसके पास एक रेसिपी बुक है, वो फॉलो करेगा। वो रेसिपी बुक आपके प्रिस्क्रिप्शन में रहता है, वो रेसिपी बुक आपको फॉलो करना है। उसमें जितना दिन लिखा है उतना ही दिन लेना है, जैसे बंद करने बोला है उतना ही वैसे ही बंद करना है। तो इतना इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो स्टेरॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है।
दूसरी दवाइयाँ जैसे बहुत सारी और दवाइयाँ होती है जो हम लोग आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं स्टेरॉइड के अलावा। स्टेरॉइड्स इनिशियली दिया जाता है और पेन किलर भी थोड़े दिन के लिए दिया जाता है। तो कन्वेंशनल डीमार्ट्स बोलते हैं, जैसे मिथोट्रेक्सेट हो गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, लेफ्लुनोमाइड हो गया, सल्फासालाजिन हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम रेगुलर आर्थराइटिस पेशेंट को देते हैं। अभी कोई लूपस का पेशेंट है या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ जो वैस्कुलाइटिस पेशेंट है, उसमें हम लोग एमएमएफ जैसी दवाइयाँ हैं, एज़ोथाइप्रिन जैसी दवाइयाँ हैं, साइक्लोस्पोरिन जैसी दवाइयाँ हैं, ये भी हम लोग ऐड करते हैं डिपेंडिंग कि उनकी सीवियरिटी क्या है। हर पेशेंट को एक जैसा नहीं होता, किसी को कम तकलीफ रहता है, किसी को ज़्यादा रहता है। जैसे डायबिटीज़ में अगर जोशी काकू 2 टैबलेट ले रहे हैं, कुलकर्णी काकू 4 टैबलेट ले रहे हैं, कारखानी अंकल इंसुलिन पे चल रहे हैं, तीनों को एक ही बीमारी है बट तीनों का ट्रीटमेंट अलग चल रहा है। तो आपको रूमेटॉइड होगा लेकिन किसी और को कम दवा लग रहा होगा, शायद आपको ज़्यादा दवा लग रहा होगा। तो आप ऐसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि उसको कम दवा में क्यों मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो हर एक का बॉडी अलग होता है, आपका रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो डॉक्टर आपके बॉडी, आपके रिस्पॉन्स, आपकी सीवियरिटी के हिसाब से डिसाइड करेगा कि किसको कितना दवा देना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स करके ये सब एडवांस दवाइयाँ हैं जो धीरे धीरे हमारे क्या बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है। कुछ दवाइयाँ बहुत पहले से मार्केट में है लेकिन इतनी महंगी थी कि हम प्रिस्क्राइब ही नहीं कर पाते थे, मतलब महीने का 25,000 30,000। तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अभी पेटेंट के बाद इंडियन कंपनीज बना रहे हैं, जिसके चलते हम थोड़ा अफोर्डिंग रेंज में आ गया है, हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बायोलॉजिकल थेरेपी और एक टारगेटेड थेरेपी होता है जो ज़्यादातर हम लोग थोड़े एडवांस डिजीज़ या नॉर्मल जो दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आता है उनको हम लोग ऑफ़र करते हैं। थोड़े कॉस्टली मेडिसिन है और लेकिन बहुत असरदार है, बट ओनली फाइनेंसिस की वजह से थोड़ा सा हम लोग को प्रिस्क्राइब करना या पेशेंट को उसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कुछ लोगों को ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे ये दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं कि नॉर्मल दवाइयों से आराम नहीं होता। जैसे कारखानी अंकल को टैबलेट से शुगर कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला अभी रात में इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको, तो उनको लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। वो सब कुछ सही कर रहे हैं, मीठा कम खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, जो दवाइयाँ दी सब रेगुलर ले रहे हैं, तो भी समहाउ उनका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने उनको बोला अभी आपको इंसुलिन। तो आपको सबको पता है कि इंसुलिन लेने वाले लोग कम होते हैं, ज़्यादातर टैबलेट, एक्सरसाइज, डाइट से मैनेज कर सकते हैं डायबिटीज़ को। तो उसी तरह आर्थराइटिस भी ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को थोड़ा एडवांस दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वैसा ही लेना पड़ेगा आगे जाके। दूसरा कॉमन होता है कि विल आई गेन वेट ड्यू टू मेडिकेशंस। हाँ, शुरुआत में थोड़ा जब स्टेरॉइड वगैरह रहता है तो थोड़ा सा वेट गेन माना देखा जाता है, वाटर रिटेंशन की वजह से 1-8 किलो। फेस में थोड़ा पफीनेस हो सकता है, पेशेंट को लगेगा कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है सर, आपकी दवाई लिया 3 हफ्ते में 2 किलो बढ़ गया। तो भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, स्टेरॉइड लेने के टाइम भूख बहुत लगती है, तो दो चपाती की जगह 4 चपाती खाना शुरू कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी आप स्टेरॉइड या वैसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कैलोरी काउंट, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे, तो खास वेट गेन होता नहीं है। और जैसे मोस्ट ऑफ द दवाइयों से आगे जाके वेट गेन होता नहीं है। अगर वेट गेन होगा तो भी इनिशियली थोड़े हफ्तों के लिए स्टेरॉइड की वजह से होता है, नहीं तो जनरली हमारी दवाइयों से वेट गेन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। विल आई लूज़ माई हेयर ड्यू टू मेडिकेशन? कुछ दवाइयों से हाँ होता है, जैसे मिथोट्रेक्सेट है, लेफ्लुनोमाइड है, तो कभी कभी थोड़ा हेयर लॉस होता है। कुछ लोग बहुत ही एकदम पैरानॉइड हो जाते हैं हेयर लॉस के बारे में कि सर ये दवा बंद करो, मेरा हेयर लॉस हो रहा है। तो कभी कभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में हमको दवाइयों पे ज़्यादा जोर देना पड़ता है। हम उनको समझाते हैं पेशेंट को कि हेयर ये बाद में आ जाएगा, जब दवाइयाँ कम हो जाएंगी, डोज कम हो जाएगा, ये हेयर पूरा वापस से आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। हेयर जैसे आपको मालूम है प्रोटीन है, तो हम जनरली डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, न्यूट्रिशन की तरफ फोकस रखते हैं। एक्सटर्नल थेरेपी जैसे कोई क्रीम्स हो गए या तेल हो गया, वैसे हम लोग एडवाइस करते हैं। और लॉन्ग टर्म में हेयर लॉस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो इनिशियली येस, थोड़ा सा डोज ज़्यादा रहता है तो कुछ लोगों को हेयर लॉस हो सकता है, बट बाकी नॉन मेडिकल चीज़ों से हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड है या बहुत ही डिस्टर्ब्ड है अपने हेयर लॉस के बारे में, तो हम कभी कभी दवाइयाँ डोज कम करके कुछ ऑल्टरनेटिव दवाइयाँ हम लोग उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हेयर लॉस इज़ नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम, हेयर लॉस इज़ कम्प्लीटली रिकवरेबल प्रॉब्लम। विल माई किडनीज गेट डैमेज ड्यू टू मेडिकेशन? ये भी एक फियर रहता है कि सर बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं, जैसे दीप्ति मैडम ने बोला हमेशा है कि आपके डॉक्टर ने बहुत स्ट्रॉन्ग दवा दे दिया, तो डर लगता है कि अब इतना स्ट्रॉन्ग खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगा। तो वैसा नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम लोग को, जैसे बोला साइड इफेक्ट्स के बारे में सब प्रोफाइल हमको मालूम होता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन से पेशेंट को किडनी में नुकसान हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। तो ये सारी ट्रेनिंग एक रूमेटोलॉजिस्ट को होता है। तो जो भी दवा वो प्रिस्क्राइब करेगा वो सोच समझ के, आपके बॉडी के अनुसार, आपके पास्ट हिस्ट्री के अनुसार, आपकी दूसरी बीमारियों के बारे में भी, जैसे आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ द रूमेटोलॉजिस्ट आपका पूरा हिस्ट्री लेता है
साइड इफ़ेक्ट से लेके फैमिली में किसी को क्या तकलीफ़ है, इसके पहले कोई बीमारी हुई है क्या, आपको सर्जरी हुआ है क्या, आपको इसके पहले कौन-सी दवाइयाँ खा रहे थे। तो ये डिटेल हिस्ट्री के बाद ही एक डॉक्टर आपको दवा लिखता है। तो वो सब सोच समझ के लिखता है, आपको आपकी किडनी को नुकसान करने वाली कोई दवाइयाँ या लिवर को नुकसान करने वाली दवाइयाँ कोई भी डॉक्टर जानबूझ के नहीं लिखेगा। और अगर ऐसा कुछ रिस्क लगता है तो वो आपको उसके बराबर जानकारी देगा कि भाई ये दवा लेते समय पानी ज़्यादा पीना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो सब आपको जो भी प्राइमरी डॉक्टर है, आपके कंसल्टेंट है, वो आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको उसको फॉलो करना है। तो किडनी डैमेज होगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैन आई कंटिन्यू माई मेडिकेशन विथ अलॉन्ग विथ अदर। सर एलोपैथी के साथ मैं होम्योपैथी भी चालू कर रही हूँ सर, मैंने आयुर्वेद भी चालू कर दिया है। तो जनरली हम लोग ये रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमारे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके सॉल्यूशंस हमको पता है, हमने उसके बारे में पढ़ाई की है, हमको पूरा डिटेल हिस्ट्री मालूम है उसका। अगर समझो उसके साथ अगर समझो आयुर्वेद भी मिक्स करते हो तो वो दोनों दवाइयाँ आपके शरीर में जाके एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हमारी दवाइयाँ उसके साथ जाके किडनी को नुकसान करेंगी या नहीं करेंगी, ना आयुर्वेद वाले को मालूम है ना हमको मालूम है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि एक ही नाव में पैर रखें, दो नाव में पैर रखने में रिस्क ज़्यादा है, डैमेज का चांसेस ज़्यादा होता है। और किसी को पता नहीं कि कैसे मॉनिटर करें। हमको पता है कि मेरी दवाइयाँ देते समय 3 महीने में ये टेस्ट कराना है। जब आयुर्वेद और होम्योपैथी मिक्स करोगे तो उसके बाद क्या टेस्ट कराना है ना उनको मालूम है ना मुझे मालूम है। तो प्रिफरेबली एक ही नाव में रखें। अगर एलोपैथी है तो एलोपैथी करें, या जो भी आप कर रहे एक ही फॉर्मेट फॉलो करें। हमारे पास आएंगे तो जनरली हम लोग बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बाकी कोई ऑल्टरनेटिव दवाइयाँ हमारी दवाइयों के साथ मिक्स ना करें। ठीक है। विल आई हैव टू टेक दिस मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग, जैसे आपने सुना कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग बीमारी रहता है। इनिशियली ज़्यादा दवाइयाँ रहती हैं, जैसे पेशेंट आराम होता जाता है वैसे दवाइयाँ कम हो जाती हैं। जैसे कि आग ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा लगेगा, आग कम हो जाएगा पानी कम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में दवाइयाँ बहुत कम रहती हैं, मेंटेनेंस रहता है। मेजॉरिटी लोगों को कम से कम एक 60-70% लोगों को लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट ले रहा है, बीपी का पेशेंट ले रहा है, थायराइड का पेशेंट ले रहा है, वैसे ही आपको लॉन्ग टर्म एक हाथ दो दवा रहेगा मेंटेनेंस के लिए। तो आपके डॉक्टर आपको क्लियर कट उसको आपको समझा के देंगे कि कौन सी दवाइयाँ लंबा आपको लेना पड़ेगा करके। तो कुछ कुछ लोगों को, फॉर्चुनेट लोगों को बंद भी हो सकता है अगर एकदम एग्रेसिव सही तरीके से अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ड्रग फ्री रेमिशन बोलते हैं हम लोग उसको, जहाँ पे पेशेंट बढ़िया चल रहा है, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो एक्सरसाइज, फिटनेस, योगा, डाइट इसके द्वारा अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकता है। तो ऐसे लोग होते हैं बट कम परसेंटेज होते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को मैक्सिमम एक आधा दवा आपको लंबे समय तक लेना पड़ता है। थैंक यू।